ये सारे के सारे फंक्शंस आपके इसमें इनबिल्ट रखे हुए हैं, और इनको अगर आपको यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपकी लाइब्रेरी रहेगी। और conio डॉट एच, इसका जब आप आउटपुट देखोगे, जैसे मैं इसको अभी रन करता हूँ, इसको मैं अभी अगर रन करता हूँ और रन करके ये जो कंसोल आई, ये ब्लैक वाली स्क्रीन जो आई है, इसको जो आउटपुट आपको मिलेगा, ये कुछ जो भी है अभी, तो ये कंसोल से जो मैंने जो मुझे इंटर शो हुआ वो क्या रहा मेरा, वहाँ से मुझे यहाँ पर शो करवाया गया प्रिंट फंक्शन के थ्रू। और ये जो 456 मैंने एंटर किया, ये स्कैन फंक्शन के थ्रू उसके पास गया। तो कंसोल पे ही आपका इनपुट भी लिया जा रहा है और आउटपुट भी आपको दिया जा रहा है। तो ये जब वर्क होता है तो ये कंसोल इनपुट आउटपुट वाला, ये जो हेडर फाइल है दूसरी वाली जो लिखी हुई है, शो हो रही है ना तुमको, दिख रही है ना? हेलो? यस सर, दिख रही है। हाँ, तो ये कोनियो वाले से वो वाले वर्क हो जाएंगे जो भी हमको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करना है ना। ये जो भी प्रोग्राम बना हुआ है, ये तो इसको तो अभी कंसिडर नहीं करना है, बस मैं आपको हेडर फाइल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेडर फाइल आपकी किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसके बाद में इसकी कुछ थ्योरी आपको दी हुई है, जो हमने उस दिन भी हमारे इसमें देखी थी, ये वाली स्लाइड हम पढ़ चुके थे उस दिन। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली हेडर फाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की हेडर फाइल्स आपको देखने को मिलती है। एक है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल और दूसरी है यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी हेडर फाइल। स्टैंडर्ड वाली में आ जाएगा, these are pre-existing header files that are already available in the C++ compiler। C++ जो हम ये कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर ये stdio और conio डॉट एच, ये हमने बनाई क्या? नहीं, ये ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है। तो इसका अगर आपको यूज़ करना है तो वो आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड हेडर फाइल के अंदर, जो ऑलरेडी C++ में अवेलेबल है। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स। तो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स है जिसको आप हैशटैग डिफाइन, ये जो है ना हैशटैग डिफाइन वाली चीज़, इसको यूज़ करके आप कोई भी हेडर फाइल बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है? तो यूज़र डिफाइंड मतलब जो यूज़र बनाता है, हम जो यूज़र हैं, हम लोग अगर किसी तरह की ये हेडर फाइल बनाते हैं हमारे हिसाब से, अगर हमको यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपकी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स आ जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है आपका हेडर फाइल का सिंटैक्स कैसा होता है C++ के अंदर। तो आपका हेडर फाइल को डिफाइन करने का ये तरीका आपका देखो, हैशटैग इंक्लूड और उस फाइल का नेम और डॉट एच लगाना होता है आपको। डॉट एच, डॉट एच किसके लिए शो होगा? हेडर फाइल है आपकी, जो भी आपने यूज़ की है वो हेडर फाइल है, तो डॉट एच से हेडर फाइल का आपका पता चल जाता है। तो फाइल का नेम लिख दो, जैसे stdio conio डॉट एच। ठीक है? द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज इनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो एंगल वाले ब्रैकेट्स है आपके, इसके अंदर आपका हेडर फाइल स्टोर रहेगा। ये कुछ रूल्स है, ध्यान रखना है आपको। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिफाइनिंग अ हेडर फाइल। किसी भी हेडर फाइल को डिफाइन करने का ये सबसे कॉमन तरीका है। आप इसको हैशटैग इंक्लूड करो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने वाले हो, और ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप इसका नाम लिख दो, तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएगी। तो जैसे हेडर फाइल्स की अगर आप बात करोगे तो डॉट एच का एक्सटेंशन ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपको कंपाइलेशन के टाइम पे एरर मिलेगी। जैसे हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, तो ये आप अगर डॉट एच लगोगे तो ये सी और C++ दोनों लैंग्वेज के अंदर चल जाएगी। बट अगर आप बिना डॉट एच के अगर यूज़ करते हो, ओनली नाम लिखते हो फाइल का, तो वो केवल और केवल C++ में ही रन हो पाएगा। सी में वो एरर बता देगा आपको। तो आप हैबिट में तो यही डालो कि डॉट एच आपको लिखना है ना। हैबिट में ये डॉट एच वाली ही आदत रखनी है आपको कि डॉट एच लिखना है। C++ में हालांकि आप अगर डॉट एच ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, पर फिर भी आपको तो अपने हैबिट में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद है आपका दूसरा तरीका, हैशटैग इंक्लूड, ये डबल कोर्स के अंदर, डबल कोर्स के अंदर आप फाइल नेम को आप लिख सकते हो। ये दोनों C++ दोनों के अंदर आपका अवेलेबल है। मतलब डॉट एच के साथ में ये डबल कोर्स के अंदर अगर आप लिखते हो हेडर फाइल का नेम, तो ये C++ दोनों में रन हो जाएगा।
और अगर बिना डॉट एच के अगर आपको लिखना है, ये ओनली ऐसे लिखना है, डॉट एच फाइल को नहीं लगा रहा है, तो वो ओनली सी प्लस प्लस में रन हो सकता है। ठीक है, सर। आ रही है चीज़ समझ में? यस सर। फिर उसके बाद है आपके ये दो हेडर फाइल्स मेनली जो हमने पढ़े हुए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। उसमें से एक है आपका पहला stdio.h, जिसको हम अभी देख ही रहे थे, है ना। इसकी थोड़ी डिटेल दी हुई है। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स मेनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट। जो भी इनपुट आउटपुट के टास्क करने हैं उसके लिए बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल है आपके पास में, जो कि आपके हेडर फाइल के अंदर रखे हुए हैं, और उस हेडर फाइल का नाम है stdio. The first thing you will notice is the first time of the line stdio.h. This is very much like the hashtag define preprocessor. हैशटैग डिफाइन आपका एक कमांड है, जिसमें आप क्या करोगे कि अपने हिसाब से कोई भी अगर आपको हेडर फाइल बनानी है, अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ बनानी है तो वो आप बनाओगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे 4 वर्क करने हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। तो वो जो मुझे कोड है, अब वो मुझे ना 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 50 स्टूडेंट्स को मुझे देना है वो। अब मैं क्या 50 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर पे जा करके 50 बार वो कोड लिखूँ क्या पूरा पूरा? नो सर। नहीं ना। नहीं। जवाब तो दे दो थोड़ा सा। नहीं सर। नहीं लिखोगे ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारी खुद की एक हेडर फाइल बना देंगे कि यार मैं इस हेडर फाइल को यूज़ करूँगा, और मेरे वो जो जितने भी फंक्शन लिखे हुए, जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है इतना बड़ा का बड़ा, वो सारा का सारा मेरे यूज़ में आ जाए। ये मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक अपनी खुद की हेडर फाइल बना लूँगा। तो वो जो हैशटैग डिफाइन है, वो आपको हेडर फाइल बनाने के यूज़ में आएगा। तो चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरह से आप अपने यूज़ के लिए भी हेडर फाइल बना सकते हो। अब जैसे इन्होंने सी वालों ने सोचा, सी प्लस प्लस वालों ने सोचा है कि हर किसी को प्रिंट करना पड़ेगा, हर किसी को आउटपुट दिखाना पड़ेगा और इनपुट लेना पड़ेगा, तो हर कोई थोड़ी ना उसका कोडिंग करेगा। आप क्या करोगे उसमें, केवल और केवल उनको फंक्शन, अपने को फंक्शन दे दिए, और हमने क्या करा, इन सारे फंक्शंस का यूज़ कर लिया। ये हमको जो फंक्शंस दिए, हमने इन सब फंक्शंस का यूज़ कर लिया। तो इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई बनाना है, जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है, या स्पेशली आपके क्लास वालों को ज़रूरत पड़ती है, आपके साथ वालों को ज़रूरत पड़ती है, तो आप खुद का भी बना सकते हो। तो हैशटैग डिफाइन है आपका, जो बताएगा कि ये किसी तरीके की हेडर फाइल आप बना रहे हैं। ठीक है। इसमें हैशटैग का यूज़ ये होता है कि वो जो प्री प्रोसेसर है, जो जहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू होती है, या सॉरी प्रोग्राम को कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना शुरू होता है, उसको बताता है कि हैशटैग हैशटैग उस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे जो है ये आपकी एक हेडर फाइल रखी हुई है, आप आगे की कंपाइलेशन करने से पहले यहाँ पर आओ, और यहाँ से जो भी मैंने हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड की है उसको पहले इंक्लूड करो। तभी तो जाकर के आपको प्रिंट फंक्शन समझ में आएगा, तभी तो जाकर के वो स्कैन फंक्शन कर पाएगा। जैसे कंपाइलर सबसे पहले, जैसे मेन को तो पहले सबसे पहले एक्सेस करेगा कि ये मेन को जाकर के एक्सेस करेगा, और मेन के बाद में क्या करेगा, प्री प्रोसेसर को ये हैशटैग जो है, ये हैश का जो सिंबल है, ये यहाँ पर खींच करके लाएगा कि यार ये मेन के अंदर आपने ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, प्रिंट, स्कैन, ये सब कुछ जो आपने लिखा हुआ है, ये मेन के अंदर लिखा हुआ है, ये समझ में कैसे आएगा। तो मेन फंक्शन को कॉल करने के बाद आपके प्री प्रोसेसर को ये कॉल होता है हैशटैग की वजह से। जैसे ही ये हैशटैग पढ़ता है, ये समझ जाता है कि आपको कुछ ना कुछ पहले काम करना है। तो ये stdio, conio, ये सब कुछ आपके इसमें ऑलरेडी वो पहले इंक्लूड करता है, और उसके बाद में फिर इसका कंपाइलेशन चालू करता है। ठीक है, समझ में आई चीज़? यस सर। हैशटैग क्या है, आपके प्री प्रोसेसर पे आपको शो करने के लिए काम आता है, वहाँ पर ले जाने के लिए काम आता है आपको। इंक्लूड तो ठीक है, वो आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखा है वो आपकी हेडर फाइल का नाम लिखा होगा। ठीक है। यस सर। The file is called a header file, and you will find several different header files on the source disk that came with your C compiler. अब इसको हेडर फाइल कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारी फाइल्स आपको अवेलेबल मिल जाती है आपने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है उसी के अंदर ही।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये डबल कोर्स के अंदर या फिर ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमने ये चीज़ देख ली है ऑलरेडी। अब देखो जैसे stdio की बात की हमने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की बात अगर हम करें तो इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। जैसे हमने जिसका यूज़ किया अभी printf का, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर स्ट्रिंग। किसी भी टाइप का डाटा टाइप अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो वो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो करने के काम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस मेरी स्क्रीन अटक रही है क्या? नहीं सर। चलो। फिर उसके बाद में है आपका स्कैन एफ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो stdio जो फाइल हमने जो इंक्लूड की है हेडर फाइल, इसके अंदर आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करेगा, आपके जो स्क्रीन है, कंसोल स्क्रीन है, वहाँ से आपका इनपुट लेने का कोशिश करेगा, सॉरी इनपुट लेगा वहाँ से। फिर है आपका गेट सी। हमने उस दिन देखा था गेट कैरेक्टर्स, और इसके लिए है ना गेट स्ट्रिंग क्या करेगा, आपके लाइन की लाइन अगर हो आपकी रीड पूरी की पूरी, गेट कैरेक्टर क्या करेगा, ओनली एक रीड कैरेक्टर करने को। लेगा। एक कैरेक्टर लेगा, एक कैरेक्टर यूजर से लेगा, जैसे ए बी सी डी, ऐसा कुछ भी एक कैरेक्टर लेगा। और गेट स्ट्रिंग क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी लाइन लेगा। जैसे क्या कह सकते हैं अपन उसको, मेरा पूरा का पूरा मुझे नाम लिखना है आशुतोष, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, है ना। और गेट सी क्या करेगा, गेट सी ओनली ए ले पाएगा, ए बी सी डी, एक एक कैरेक्टर ले पाएगा। वो वाला हमने देखा था फाइल से इनपुट लेने के लिए, और गेट कैरेक्टर क्या है हमारा, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। उस दिन हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर पुट का भी वैसे ही है, वहाँ पर कुछ आपको आउटपुट शो करना है फाइल के अंदर या कहीं पर भी। और ये पुट कैरेक्टर का क्या है, स्क्रीन के ऊपर, अगर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए। और ऐसे देखे जाए तो टोटल 35 फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल है एक लाइब्रेरी के अंदर। तो इसकी उन्होंने ऑलरेडी खुद ने कोडिंग करके रखी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, हम बस ओनली उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम वाला वैसे ये सी प्लस प्लस के अंदर आपका स्पेशली यूज़ होता है ना। वही चीज़ है, इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम्स को अगर आपको लेना है और वहाँ पर मॉनिटर पे या कंसोल पे अगर आपको शो करना है तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच आपके काम में आ जाएगी। ये आपका करीब करीब आपका कोनियो डॉट एच के जैसा ही है। जैसे कोनियो डॉट एच आपका सी में यूज़ हो जाएगा, तो आईओ स्ट्रीम आपका किस में, सी प्लस प्लस में यूज़ हो जाएगा, है ना। हैश हैश तो प्री प्रोसेसर है जो आपके प्रोसेसर को बताएगा कि ये आप इसमें इंक्लूड करो, और पहले ये वाला काम करो उसके बाद में बाकी वाला काम करो। ये हैश टैग उसके लिए यूज़ होता है ना। आईओ स्ट्रीम किस में है, सी प्लस प्लस के अंदर आएगा, ये आपको सी में काम नहीं करेगा आपका ये। IOStream is the class which is in your case being included. It deals with the input and output streams. C++ में क्या हो जाता है कि आप पूरी की पूरी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम से डील करने लग जाते हो। मतलब मैंने जो कहा था उस दिन पाइपलाइन टाइप में जो चीज़ होती है उस तरीके की। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इसमें आईओ स्ट्रीम के अंदर एक आई स्ट्रीम क्लास है और ओ स्ट्रीम क्लास है। तो उसका यूज़ हम आईओ स्ट्रीम के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। काम वही है, काम सेम है, कंसोल से इनपुट लेना आउटपुट शो करना वही है, पर सी प्लस प्लस में इसको आईओ स्ट्रीम का नाम दिया हुआ है। इसमें स्ट्रीम्स से रिलेटेड हम वर्क करते हैं, और वहाँ पर आपका कोनियो पे आप क्या करते हो, ओनली पर्टिकुलर जो इनपुट आउटपुट आपको दे रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। और आईओ स्ट्रीम को शॉर्ट में ही देखो क्योंकि ज़्यादा तुमको चीज़ फिर कन्फ्यूज़न में ले जाएगी। डॉट एच स्पेसिफाइज हेडर फाइल, वही चीज़ लिखी हुई है, बट आईओ स्ट्रीम का आपको वर्क क्या समझ में आना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये काम आएगा, पर ये हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। ठीक है। और कोनियो डॉट एच ऐसा जो है कि हम अपने सी में यूज़ करते हैं। इट अगेन टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द हेडर फाइल डॉट एच, और हैशटैग से आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए बोलेगा। टर्बो सी प्लस प्लस, अब देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है गेट कैरेक्टर और आपका CLR SCR, ये कुछ फंक्शंस है आपके जो यूज़ होंगे
और हमने यूज़ करके भी देखी, और इनके बिना भी जो वर्क होता है वो भी हमने शो करके देख लिया है। IOStream can perform most of the functions provided by Conio. I don't see any reason for professional to use. I might be wrong. ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट है किसी का। तो हम क्या देखेंगे कि IOStream can perform most of the functions provided by Conio. जो Conio वर्क करता है वैसा का वैसा ही सेम आपका IOStream भी वर्क करता है। प्रीति, क्या कर रही हो तुम? यस सर। कुछ नहीं क्या कर रहे हो आप? सर, कुछ नहीं, पढ़ रहे बैठे। ठीक है, ओके। तो ये हेडर फाइल्स है, और यहाँ पर आपकी सेकेंड यूनिट अपनी ख़त्म हो जाती है। आपके जितने भी इसमें टॉपिक्स थे, और वो निधि ने बोला था कि सारे के सारे एक साथ आप कर दो, तो ये मैंने ये सारी की सारी है ना, जितने भी डाटा था हमारा सब मैंने एक ही पीपीटी के अंदर रख दिया है ना। ये 54 समथिंग पीपीटीज हो रही है आपकी पेजेस की। अब इसमें देखो आपका जो सिलेबस था पूरा का पूरा, स्टार्ट से हम देखें, ये डिक्लेरेशन वेरिएबल का हमने देखा, उसका नाम, उसका टाइप वो बताना, डिफाइन मतलब वो कहाँ पर जा कर के अपनी मेमोरी स्टोर करता है वो चीज़, इनिशियलाइजेशन, कोई अगर आपको उस वेरिएबल के अंदर डाटा डालना है, ऐड करना है, जैसे a=5 करना है, तो हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, a की वैल्यू को a वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, वो इनिशियलाइजेशन हो गया। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हमने देखा था कि ग्लोबल, लोकल, अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उस वेरिएबल का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। हमने एग्जाम्पल भी देखा था इसका कि अगर किसी का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर है या उसका पासवर्ड है, तो उसको कौन यूज़ कर पाएगा, केवल वो व्यक्ति, पर्टिकुलर वो पर्सन यूज़ कर पाएगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बैंक का नाम है, ब्रांच है, ये सबको दिख सकती है। तो हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल देखा था कि कौन सा वेरिएबल कहाँ तक यूज़ हो सकता है। कुछ नॉर्मल फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, कुछ पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होगा, है ना। नेम्ड कांस्टेंट के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हमको कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स अगर डिफाइन करनी है तो वो किस तरीके से होगी, और कांस्टेंट होते क्या है, ये भी हमने इसके अंदर देखा था। कीवर्ड्स के बारे में हमने देखा था कि जो भी ये जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये जितने भी है कीवर्ड्स, ये ऑलरेडी C++ के अकॉर्डिंग इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, इस कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग इनकी कोई ना कोई अलग मीनिंग है। तो वो जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं अपना खुद का, तो वो क्या हो गया, आपके कीवर्ड्स हो गए। डाटा टाइप्स हमने सारे के सारे पढ़े थे, इंटीजर, बुलियन, जितने भी आपके आते हैं, है ना, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, जितने भी थे हमारे, वो सारे के सारे डाटा टाइप्स हमने पढ़े थे। कास्टिंग ऑफ डाटा टाइप मैंने बताया था कि अगर अगर कोई बड़ा वाला डाटा टाइप है और उसको आपको शॉर्ट वाले डाटा टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर अगर छोटा है और उसको बड़े वाले में, सॉरी हाँ, छोटा है उसको बड़े वाले में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर अगर बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करना है तो हमको उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, हमने देखा था उसको। फिर उसके बाद में क्या चीज़ है आपकी एक और, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने 2-3 दिन पहले ही देखे थे, किस किस तरीके के ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज, 0 0 0 1 0 1 वाले भी हमने देखे थे, एंड और एक्सॉर, सारे हमने ऑपरेटर्स देखे थे। कमेंट्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो भी चीज़ हमने देखी थी, उसके रूल्स भी देखे थे, है ना। और फिर ये कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, ये तो अभी हमारी लेटेस्ट चीज़ है जो हमने देखी थी, गेट सी, गेट कैर। फॉर्मेटेड और कंसोल इनपुट आउटपुट हमने परसों के दिन देखा था ना। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इन सी आउट का हमने यूज़ देखा था। ये प्रिंट एफ की जगह क्या है, सी आउट है, और स्कैन एफ की जगह क्या है, सी इन है। ये दोनों का सेम काम है। ये सी में कहाँ यूज़ आएगा, ये C++ में यूज़ आएगा, ये सी में यूज़ आएगा, ये C++ में यूज़ आएगा, सेम यूज़ है दोनों का। और हेडर फाइल्स तो हमारी आज थी सही। तो ओवरऑल यूनिट नंबर 2 आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो भी डाटा है इससे रिलेटेड, वो सब मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रहा हूँ। और आगे जो भी आपको लगेगा इससे रिलेटेड, वो मुझसे पूछ लो, जल्दी पूछो, क्योंकि थर्ड यूनिट आपकी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, और ज़्यादा आपको जो है कि इसके अंदर
कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएगी और ज़्यादा लॉजिकल चीज़ चली जाएगी। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप क्लियर कर लो अपने पास से। इसको पढ़ो एक बार, मैं पीपीटीज़ आपको शेयर कर दूँगा गूगल क्लासरूम पे, पढ़ो इसको, है ना? और असाइनमेंट जो रहेगा इस यूनिट का और पिछली यूनिट का, वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूँ। नो सर। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको सेकेंड यूनिट से रिलेटेड तो आप पूछ लो। निधि, आपको कोई प्रॉब्लम है? सुन भी रही है कि नहीं है कि बस वीडियो ज्वाइन करके चली गई है निधि? मुझे तो लग रहा है इसने आज ओनली वीडियो ज्वाइन करके चली गई है ये, तब से कुछ बोली भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अब बस अपनी स्टडी देखो। और तो देखो हम फिर से एक बार रिवीजन के लिए प्रोग्राम को देख लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम रन होगा तो वो सबसे पहले जाकर के किस चीज़ को ढूंढेगा? जैसे अभी इसका नाम मेन है, को। इसका नाम मैंने दे रखा है नो नेम, मतलब इसका कोई अभी नाम नहीं है। दे सकते हो आप इसको एडिट करके, नाम इसका बदल सकते हो। तो जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कोई भी, ये इसको मैंने लिख दिया है फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट लिख दिया है। तो इसका क्या हुआ, इसको डॉट सी में सेव करना है तुमको, है ना? जैसे अब मैंने फर्स्ट लिख दिया है, अब क्या हुआ, अब जब भी मैं इसको रन करूँगा, जैसे ये रन करने का मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे ही मैं ये रन करूँगा ना यहाँ से, तो कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन ढूंढेगा आपका कि मेन फंक्शन कहाँ है। और मेन फंक्शन का मैंने बताया था, मेन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से फिर आपके प्रोग्राम जो है वो रन होना शुरू होगा। कहाँ से? मेन वाले से। तो मेन फंक्शन का यूज़ हमको इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो आपका मेन से शुरू होगा। फिर उसके बाद में अब फंक्शन को जब भी लिखते हो तो आपको बताया मैंने, ये ये सॉरी जो ब्रैकेट है ये आप यूज़ करोगे इसको। फिर उसके बाद में इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो हम कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, और इसका फिर एक इसको बंद भी करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन कहाँ बंद हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पे बंद हो रहा है। तो ये जहाँ से ओपन हुआ है और कहाँ पे बंद हो रहा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसके बाद में आपका है अब आपने क्या किया है, मेन फंक्शन किया है। अब मैंने आज जो आपको बताया कि इसका हेडर फाइल क्या होता है, तो ये हेडर फाइल है आपका, है ना? तो जैसे ही मेन फंक्शन रन करेगा तो वो फंक्शन के अंदर के जो जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हुई है, ये तो कंपाइलर को समझ में आएगी नहीं। अगर मैं इसको अगर लिखूँ नहीं, हेडर फाइल को ना लिखूँ और ये सारी चीज़ें लिख दूँ, तो कंपाइलर को तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये मेन फाइल के बाद में सीधे कहाँ पर जाते हो, अभी इस हैशटैग पे जाते हो, ये हैशटैग। तो प्रोग्राम में अगर हैशटैग लिखा हुआ है ना, तो कंपाइलर सबसे पहले हैशटैग के पास चले जाएगा मेन के बाद में। तो मेन जैसे ही उसने ये लाइन रन करी, उसके बाद में वो कहाँ गया, इसके पास गया। तो यहाँ से वो है ना अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी हमको रिक्वायर्ड फाइल्स है वो ऐड कर लेगा। तो ऐड कर लेगा तो फिर अब प्रोग्राम के अंदर ये जो हमने जितनी भी चीज़ें लिखी है, प्रिंट, स्कैन, ये जो कुछ भी लिखा है ये उसको समझ में आ जाएगा। अब ये हमने याद ऐड कर लिया है। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है, पर जैसे देखो इसने ये कैरेक्टर, अरे अरे आ गया इसके अंदर, ये छोड़ रहा है ना? जैसे अब ये हमने इंटीजर टाइप ले लिया है, इंटीजर का नाम क्या दे दिया मैंने, पेज। वेरिएबल का नाम क्या दिया मैंने, पेज, पेज। है ना? अब मैं लिखूंगा प्रिंट एफ इंटर। अब आप उसके अंदर कोई इंटर करोगे, कौन सी वैल्यू, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमने वेरिएबल का टाइप कौन सा लिया है, इंटीजर। इंटीजर, है ना? और ये CLR SCR क्यों लिख रहा हूँ मैं, कि जब भी मेरा आउटपुट शो होगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, पुराना वाला आउटपुट जो हमने लास्ट जो भी हमने प्रोग्राम रन किया तो उसका आउटपुट क्लियर कर दे, स्क्रीन खाली कर दे, स्क्रीन क्लियर कर दे, और फिर हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू करे। पुराने सारे के सारे आउटपुट शो करेगा, फिर हमारा भी शो करेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। तो क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन, पहले पुराने स्क्रीन पूरी की पूरी क्लियर करेगा और फिर नेक्स्ट वाली हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। अब ये देखो प्रिंट एफ क्या करेगा आपका, एंटर। प्रिंट। तो आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पर पे, एंटर। क्लियर है? फिर उसके बाद में है अब ये स्कैन वाला। ये स्कैन वाला बहुत अच्छा चीज़ है। अब स्कैन वाले में क्या होता है कि
अब इंटीजर टाइप का अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट लेनी है प्रोग्राम में, तो वो आप किससे करोगे, आपके स्कैन वालों से करोगे, ठीक है। और इंटीजर अगर आपको टाइप लेना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा परसेंटाइल डी, ठीक है। परसेंटाइल डी कंपाइलर को ये बताएगा कि जो भी वैल्यू हमारी आने वाली है वो किस टाइप की आने वाली है, इंटीजर इंटीजर टाइप। टाइप की, ठीक है। और ये एम्परसेंट ए, ये एम्परसेंट ए की तो ज़रूरत नहीं है हमको, ये दूसरा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप लिखोगे एम्परसेंट पेज, तो एम्परसेंट पेज क्या बताएगा कि उसको मेमोरी लोकेशन पे जा करके आप जो भी वैल्यू आएगी उसको मेमोरी लोकेशन पे जा करके स्टोर करो। तो एम्परसेंट पेज क्या है, वो जो पेज नाम का वेरिएबल हमने जो यहाँ पे बनाया है, हमने बताया कि डिक्लेयर होता है, डिफाइन भी होता है। तो डिक्लेयर में तो हमने बताया कि इंटीजर टाइप का है, उसका नाम भी बता दिया। और डिफाइन मतलब क्या है कि उसने किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जा करके अपनी वैल्यू अपनी जगह ले ली है। तो वो मेमोरी जो लोकेशन है वो आप किससे बताओगे, ये इससे एम्परसेंट पेज। पेज। तो एम्परसेंट पेज क्या बताएगा कि वो वाली मेमोरी लोकेशन जो जो उसने ऑक्यूपाई करके रखी है वहां पर जा करके स्टोर कर दो आप, ठीक है। तो ये परसेंटाइल डी किसके लिए, इंटीजर टाइप का डाटा के लिए। इसमें और परसेंटाइल सी कर सकते हो आप, परसेंटाइल आपका और भी अलग अलग टाइप के परसेंटाइल एफ भी आ जाएगा। तो सी किसके लिए आ जाएगा, कैरेक्टर के लिए। एफ किसके लिए आ जाएगा, आपका फ्लोट टाइप के लिए। और ये एम्परसेंट तो आपको सब में लिखना ही है क्योंकि मेमोरी लोकेशन, तो जो भी वेरिएबल यूज़ करोगे आप उस एम्परसेंट की यूज़ से करो, इस हेल्प से करोगे, ठीक है। तो अभी हमारे इसमें तो सिंगल, अभी हमारे इसमें तो एक ही चीज़ हम इंटर कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा दो आप, ठीक है। प्रिंटफ स्कैनफ समझ में आया तुमको क्या हो रहा यस है ना। और फिर हम करेंगे प्रिंटफ यू इंटर्ड, है ना। प्रिंटफ यू एंटर्ड, ये वैसे हम ये एक साथ एक लाइन में भी लिख सकते हैं, पर अभी दो लाइनें लिखी हुई थी तो ये था, है ना। प्रिंटफ यू एंटर्ड और परसेंटाइल डी और पेज, आप उसको एंटर करा हुआ बता दोगे, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाऊँ। अच्छा, गेट सी एच तुमको पता है क्यों लिखा हुआ है, उसको रीड करने के लिए, हाँ। रीड करने के लिए कीबोर्ड से। नहीं, स्क्रीन रोकने के लिए, जब तक आप फिर कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट नहीं दोगे तब तक वो स्क्रीन रुकी रहेगी, ठीक है। जैसे ये ब्लैक स्क्रीन जो आ रही है हमारे सामने, अब जो आएगी ये स्क्रीन, अब ये रुकी हुई है ना, आपके सामने रुकी हुई है, हट तो नहीं गई ना एकदम से। तो ये स्क्रीन नहीं। रुकी हुई है क्योंकि हमने गेट सी एच लगाया हुआ है कि जब तक हम कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं देंगे तब तक वो रुकी रहेगी। तो जैसे अभी मैंने लिखा है उसमें हमने प्रोग्राम क्या बनाया कि जो आपने इंटर किया वो आप शो करो। तो ये इंटर मैंने क्या करा, इसके ऊपर 1111 ये इंटर करा, इसको आप कर दो, एंटर प्रेस कर दो तो देखो आपको आ गया यू एंटर्ड 1111, ठीक है, क्लियर है। यस तो ये प्रोग्राम कैसे रन, अब देखो ये स्क्रीन रुकी हुई है, हटी नहीं, आपका प्रोग्राम रन हो गया, आपका काम हो गया, पर ये स्क्रीन रुकी हुई है। ये क्यों रुकी हुई है, क्योंकि हमने कोई अभी तक कैरेक्टर दिया नहीं है। वो जो गेट सी एच लगाया ना, तो वो जब तक आपसे कोई कैरेक्टर लेगा नहीं तब तक वो रुका रहेगा। तो जैसे मैंने अभी दबा दिया तो ये क्या हो गया, हट गई। अभी जैसे मैं इसमें आपको बिना गेट कैरेक्टर के लिख के बताता हूँ, देखो अभी गेट कैरेक्टर हटा दिया, अब इसको रन करो। ये मैंने कुछ इसमें वो लिखा था अपना प्रोग्राम की एंटर करो कुछ, ये एंटर कर दिया, देखो हट गई स्क्रीन, बट यस रुकी क्या। तो नहीं। आपका क्या है कि आपको उसको रोकने के लिए आपको इसको यूज़ करना है, तो वो स्क्रीन आपकी रुकी रहेगी, क्लियर है चीज़। अब ये प्रिंट जो यस हमने दो लाइन में लिखा है, इसको दो लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिख दो, है ना। यू एंटर्ड परसेंटाइल डी, है ना, ओके। यस ये आप अपने हिसाब से कितने भी इसमें स्पेस दे सकते हो, किस कुछ भी कर सकते हो, कॉमा पेज, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटाइल डी बताएगा कि प्रिंट क्या करना है, इंटीजर, और कौन सा वेरिएबल है, वो हमारा पेज है, पेज। ठीक। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये आ गया आपका इंटर, क्या हो गया आपका 1 to 4,
और ये आ गया इंटर्ड 1 to 4। देखो अभी तक हमको जो आउटपुट दिख रहे थे वो क्या, यू इंटर्ड और उसके बाद में स्पेस नहीं थी कोई भी, और अब क्या दिख रही है आपको, स्पेस दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्पेस दी हुई है। तो इस डबल कोर्स के अंदर प्रिंट के अंदर आप कुछ भी करोगे वो वैसा का वैसा प्रिंट होगा। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ यू एंटर्ड परसेंटेज डी एज यूर नंबर, है ना। आपने क्या एंटर किया है, परसेंटाइल डी। आपने ये वाला नंबर आपने अपने नंबर के तौर पर एंटर किया है। अब ये अपने को ऐसा दिखेगा, देखो रन, ये रन कर लिया, एंटर, आपने लिखा 1 2 3 4 5, तो देखो लिखा हुआ आया आपका, यू एंटर्ड परसेंटाइल डी एज योर नंबर, मतलब यू एंटर्ड 1 2 3 4 5 एज योर नंबर। आ रही है चीज समझ में? तो ये परसेंटाइल डी जहाँ लिखोगे वहां पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, और कौन सी वाली प्रिंट होगी वो आप इस कॉमा के बाद में अपने वैल्यू लिख दोगे। अब यहाँ पर मैं लिखूँ परसेंटाइल डी एज योर नंबर, है ना, इसको हटाते अपन, एज योर नंबर एंड परसेंटाइल डी इज अ गुड नंबर। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना, बस हमारे समझ में आ जाए, कॉमा पेज, कॉमा पेज, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो हम अपने वेरिएबल को ही प्रिंट करा रहे, तो हमने 2 बार इसको लिख दिया है। एक बार लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार में ये रीड कर लेगा ये वाला परसेंटाइल डी, पहला वाला जो नंबर लिखा है वो पहला वाला परसेंटाइल डी कंसिडर करेगा, दूसरा वाला परसेंटाइल डी दूसरा वाला नंबर कंसिडर करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब इसको रन करके देखो आप, तो मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1, ये आया आपका। सॉरी वो है ना रेंज के बाहर चली गई, जो इंटीजर की रेंज हमने बोली थी ना 4 बाइट 4 बिट, उस दिन हमने जो डाटा टाइप के बारे में बात करी थी, तो जो इंटीजर की रेंज थी क्या थी, 2 टू द पावर 16, तो उसके रेंज के बाहर चले गया। देखो ये आ गया, यू एंटर्ड 1 2 3 4 एज योर नंबर एंड 1 2 3 4 इज अ गुड नंबर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? यस। चलो, तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही है।